मैं एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी और बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। इसलिए पापा के मरने के बाद माँ ने मुझे स्कूल से हटवा कर काम पर डाल दिया था। मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। इसी वजह से काम के साथ साथ प्राइवेट जॉब भी करने लगी थी। जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ी तो मेरे काम वाली मालकिन कहने लगी कि अब तो तुम पढ़ी लिखी हो, अब तो तुम्हें घर के काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें नौकरी दिलवा देती हूँ, तुम्हें वहाँ पर अच्छी तनख्वाह मिल जाया करेगी। मालकिन के घर से तो मुझे सिर्फ 7,000 मिलते थे, लेकिन जब मैं कॉल सेंटर पर जॉब शुरू करी तो ये जानकर तो मेरी हैरत नहीं रही थी कि यहाँ पर महीने के 25,000 मिला करेंगे और कमीशन अलग। लेकिन एक मसला था, यहाँ पर नाइट ड्यूटी करनी पड़ती थी। यूँ रात भर घर से बाहर नहीं रह सकती थी, इसलिए मना कर दिया था। लेकिन जब मेरी माँ को पता चला तो उसने कहा कि तुम्हें हर सूरत में नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी तनख्वाह है और फिर इतने पैसे पर कोई तुम्हें दोबारा नौकरी नहीं देगा। और माँ के बहुत ज़्यादा कहने पर मैंने कॉल सेंटर पर जॉब कर लिया और रात भर मैं वहीं पर रहती थी। वहाँ पर मेरी मुलाकात अमन से हुई, जो कॉल सेंटर का मालिक था, और न जाने उसने मुझ जैसी लड़की को पहली नज़र से देखते ही पसंद कर लिया था। वो बहाने बहाने से मुझे अपने दफ्तर में बुलाकर बातें करता रहता और आहिस्ता आहिस्ता मैं भी उसके करीब होती चली गई। मैंने भी सोचा था कि मैं कब तक नौकरी करती रहूंगी, आखिर मुझे भी तो कभी ना कभी शादी करनी है। अगर अमन जैसा अमीर बंदा मुझे मिल रहा है तो उसमें तो मेरा ही फायदा है। इसलिए मैं उसके साथ बाहर अक्सर रात में घूमने चली जाती थी। एक दो बार रास्ते में अनजान लड़कियों ने मुझे रोककर अमन के बारे में बुरी बातें बताई। वह तो एक खराब इंसान है और लड़कियों के इस्तेमाल कर कर फेंक देता है, इसलिए तुम उससे दूर ही रहो। लेकिन मैं उस वक्त प्यार के नशे में पड़ चुकी थी, इसलिए उन लड़की की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी, क्योंकि मुझे उस पर पूरा विश्वास था कि वह मुझे धोखा नहीं देगा। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती रही। मैंने विश्वास करते हुए हर हद पार कर दी थी और उसका नतीजा यही निकला था कि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। और जब मुझे पता चला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैंने अमन को बताया तो मुझ पर उल्टा ही चीखने लगा और इल्ज़ाम लगाने लगा कि न जाने तुम किसका बच्चा अपना कहकर मेरे सर पर डाल रही हो। उसने मुझे छोड़ दिया और धक्के देकर कॉल सेंटर से निकाल दिया। मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी हो गई। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि माँ से इस बात को छुपा लूँ, लेकिन आखिर कब तक उनको भी सारी हकीकत का पता चल गया था। माँ ने मुझे बहुत मारा पीटा और आखिरकार घर से निकाल दिया और कहा कि जिसका बच्चा है उसके पास ही जाओ और मेरे घर की दहलीज पर मत आना। मुझे उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और कहाँ पर जाऊं। मेरा कोई भी आसरा और सहारा नहीं था। मैं इस सड़क पर बैठी इधर उधर घूम रही थी कि शायद मुझे कोई पनाह दे दे, लेकिन अकेली लड़की को यह समाज कहाँ जीने देता है। लोगों की बातों का जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। लोग मुझे भागी हुई लड़की समझ रहे थे, लेकिन मैं उन्हें क्या बताती कि मुझ जैसी लड़की पर किस्मत हमेशा ठोकर खाना ही लिखा है। चलते चलते आखिर मुझे एक धर्मशाला नजर आई और मैं वहाँ पर चली गई। वहाँ पर मैंने उन्हें लावारिस बताया और उन्होंने मुझे पनाह दे दी। वहाँ पर औरतें मुझसे पूछती रहती थी कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ, लेकिन मैं दोबारा से अपने पास्ट को याद करना नहीं चाहती थी और मैं इस सवाल पर चुपी हो जाती थी। दिन इसी तरीके से गुजरने लगे थे। वहाँ का मैनेजर मेरे पास आकर कहने लगा कि तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे का वारिस कोई शख्स बनना चाहता है। मैं हैरान हो गई कि मेरा कौन सा हमदर्द पैदा हो गया। दफ्तर में आई और एक बूढ़े आदमी को देखकर हैरान हो गई, क्योंकि मैं उसे पहले से नहीं जानती थी। वो मुझे कहने लगा कि मैं तुम्हारे बच्चे का वारिस बनूंगा। मैं हैरान होती हुई उसे बुढ़े के घर पर आ गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जब मेरा बच्चा पैदा हो एक सवाल का निशाना बनकर रह जाए। अगर ये एक नेक दिल शख्स उसको वारिस बनने के लिए तैयार था तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता था। इसी वजह से मैं उसके साथ आ गई और वो मुझे अच्छे तरीके से रखने लगा था। मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था। मैं उसे बाबा जी कहती थी और वो मुझे कहता था कि तुम मेरी बेटी की तरह हो। मुझे बाबा जी पर पूरा यकीन था, लेकिन यहाँ आने के कुछ टाइम बाद जो मैंने नोट करना शुरू करा, अब मुझे उन पर न जाने शक होने लगा था कि वह मुझसे कुछ तो छुपा रहे हैं। मैंने उन पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी। उस दिन घर में एक नई लड़की आई थी। वह बहुत कम उम्र की थी, बहुत हसीन थी। बाबा ने उसे घर में लाकर मुझे कहा कि इसके खाने पीने का इंतज़ाम करो, बेचारी को भूख लगी होगी। मैं हैरत भरी नज़रों से उसे देखकर पूछा कि आखिर कौन है वह लड़की। मैं चुपचाप बाबा की सारी बातें मान ली। वो लड़की कौन थी और उसका बाबा जी के साथ क्या संबंध था, मुझे इस बारे में उन दोनों ने कुछ भी नहीं बताया था। रात को वह लड़की सोने के लिए यहीं पर रुकी थी और जैसे ही मैं सुबह नाश्ते के लिए उसे बुलवाने के लिए गई
तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि उसका कमरा खाली था। मेरे दिमाग में पहले तो यही आया कि कहीं वह लड़की चोरी तो नहीं करती और घर का सामान लेकर फरार तो नहीं हो गई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये तो रोज़ की बात है, यकीनन उस लड़की को भी एक रात के लिए पनाह चाहिए होगी। जब से मैं यहाँ पर आई थी, ये 5वीं लड़की थी जो एक रात की वजह से यहाँ पर आई थी। जाने बाबा जी को ये लड़कियाँ कहाँ से मिलती थी और वे उन्हें घर पर ले आते थे, खाना खिलाते थे और अगली सुबह यहाँ से गायब हो जाती थी। सबसे पहले जो लड़की यहाँ पर आई थी वो पेट से लग रही थी, लेकिन जब मैंने उससे पूछा तो वो साफ मना कर गई थी। मैंने उससे ये भी पूछने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, तुम्हें बाबा जी कहाँ पर मिले और तुम उनके साथ क्यों आ गई, लेकिन उसने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया था। रात को वह हमारे घर पर ही सोई थी। अगली सुबह जब मैं उसे नाश्ते के लिए बुलाने गई तो वह अपने कमरे में नहीं थी। उस वक्त मुझे लगा कि वह शायद कोई चोर लड़की थी। मैंने चिल्लाते हुए बाबा जी को आवाज़ दी और कहा, लड़की तो घर से गायब हो गई है, आप चेक करो कि कुछ लूट कर तो नहीं ले गई। लेकिन वह अजीब सा अंदाज में हंसते हुए कहने लगे कि ऐसी बात नहीं है, उसे जहाँ पर जाना था वहाँ पर चली गई है। मैंने हैरानी से पूछा कि आप उसे जानते थे? कहने लगे, नहीं, मैं उसे नहीं जानता था, लेकिन वो जहाँ पर भी गई हो तुम उसे बात को छोड़ दो। इस बात से तुम्हें क्या लेना देना है? तुम बेकार की बातों में अपने दिमाग को मत उलझाओ, बस अपने खाने पीने पर ध्यान दो। इस बात को हफ्ता चला गया था। फिर से दोपहर को वापस आए तो एक और लड़की उनके साथ थी। वो आते ही कहने लगे कि ये बेचारी मजबूर लड़की है, इसके खाने पीने के लिए कुछ इंतज़ाम कर दो। रोज़ की तरह मैं भी उस लड़की से पूछने की कोशिश करी, लेकिन उसने भी अपनी ज़ुबान बंद कर रखी थी। और दूसरी तरफ बाबा जी भी मुझे कुछ बताने को तैयार नहीं थे। और सुबह को जब मैं उठी तो वह लड़की गायब थी। इस बार भी बाबा जी ने पूछने पर यही जवाब दिया कि उसे वहाँ पर जाना था, वहीं पर चली गई। यहाँ पर तो सिर्फ एक रात की मेहमान बनकर आई थी। फिर उसके एक हफ्ते के बाद तीसरी और एक हफ्ते के बाद चौथी और आज एक 5वीं लड़की के आने और यूँ गायब हो जाने के पीछे मुझे न जाने शक हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। उन 5 में से 2 लड़कियां तो पेट से थी और हैरत वाली बात थी कि एक शादीशुदा प्रेग्नेंट लड़की अपने घर वालों से दूर किसी अनजान शख्स के घर में आकर कैसे रह सकती है। ज़रूर कुछ तो बात है। मैंने एक दिन उलझते हुए बाबा से पूछ ही लिया था तो वो कहने लगे कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा बंदा हूँ। मेरा दिल करता है कि जहाँ पर भी मैं किसी मजबूर लड़की को देखूं उसके अपने घर लाकर कुछ अच्छा खिला पिला कर रुखसत कर दूं। इसलिए मुझे जब भी कोई मुझसे मदद मांगती है तो मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। ये बात तो मुझे उनकी समझ में आ गई थी, लेकिन हैरत वाली बात तो ये थी कि उनकी मदद के लिए सिर्फ नौजवान लड़कियां ही मिलती थी। आज तक वे घर में किसी बूढ़ी औरत या बूढ़े आदमी या किसी औरत को घर में लेकर नहीं आए थे। सिर्फ नौजवान और हसीन लड़कियां ही उनके साथ इस घर में आती थी। उस 5वीं लड़की के गायब हो जाने के मैं सोचती हुई कमरे में आ गई थी कि आखिर ऐसी क्या बात है, आखिर ऐसा क्या राज है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। मेरा दिल तो यही चाह रहा था कि मैं इस वक्त बाबा जी के कमरे में जाकर उनसे पूछूं, लेकिन मुझे उनके कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी। पूरे घर पर मेरा राज था, मैं कहीं पर भी आ जा सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे यहाँ पर पनाह देने से पहले एक ही शर्त रखी थी कि मैं उनके किसी मामले में दखल अंदाजी नहीं करूँगी और ना ही बिना इजाज़त के उनके कमरे में जाऊँगी। मैं इन दोनों बातों का हमेशा से ही ध्यान रखती थी। मुझे यहाँ पर 3 महीने हो गए थे और मैं इस टाइम में सिवाय उन लड़कियों की मदद करने के अलावा बाबा जी ने कुछ और बात नहीं की थी। मुझे बस हैरानी इस बात पर होती थी कि आखिर उन लड़कियों को एक रात में आने और खाना खिलाने और सुलाने का क्या मकसद है और वह सुबह में कहाँ पर गायब हो जाती थी। हालांकि दरवाजे पर ताला तो मैं अपने हाथ से लगाती थी। मैंने सोचा हो सकता है कि रात को जब मैं सो रही हूँ तो वह लड़की वापस जाना चाहती होंगी, तो बाबा जी ने अपने पास मौजूद चाबी से दरवाज़ा खोल दिया होगा और वह लड़की वहाँ से चली जाती होगी। मैंने सोच लिया कि अब की बार जो लड़की आएगी तो मैं रात भर जाग कर देखूंगी कि वह कब इस घर से दोबारा वापस जाती है। मुझे इंतज़ार करते हुए काफ़ी दिन नहीं हुए थे और अगले हफ्ते फिर से एक लड़की को बाबा जी अपने साथ लेकर आ गए थे। खाना खाकर वे दोपहर को अपने कमरे में चली गई थी और मैं इधर उधर के कामों में लगी रही थी। रात को मैंने फैसला कर लिया था कि अब मुझे हर सूरत पर उस पर नज़र रखनी है और देखना है कि यह लड़की आधी रात को कहाँ पर गायब हो जाती है। मैं कमरे से बाहर जाकर छुप गई थी ताकि वह कमरे से बाहर आए तो मैं उस पर नज़र रख सकूं। पूरी रात मैं नींद के मारे डोलती हुई वहीं पर बैठी रही, लेकिन हैरत वाली बात तो ये थी कि मैंने उस लड़की को कमरे से बाहर निकलते और बाहर वाले दरवाजे से जाते हुए नहीं देखा था। मैं लड़खड़ाते हुए कमरे में उस लड़की के कमरे में गई तो ये देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि वह लड़की तो अपने कमरे में मौजूद ही नहीं थी। मैं तो दंग रह गई थी
कि ये सब कैसे हो सकता है। रात को मैंने खुद उसे इस कमरे में भेजा था और मैं सारी रात बाहर दरवाजे पर ही बैठी रही थी कि मैं देखूंगी कि कभी ये लड़की बाहर जाती है, लेकिन यह तो गई नहीं थी। इसका मतलब तो यही था कि उसे घर में इस कमरे में मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वो कमरे में कहीं पर भी मौजूद नहीं थी। मैं परेशान होकर पूरे घर को देखा, एक एक कमरा तलाश कर लिया, लेकिन वो नहीं थी। आखिर में मैं चिल्लाते हुए बाबा जी को आवाज़ देकर इस सारे मामले को बाबा जी को बताया और सारी बात बताई, तो वो कहने लगे कि वह तो रात को ही चली गई थी। मैं उन्हें नहीं बता सकती थी कि मैं तो रात भर दरवाजे के बाहर ही रही हूँ, और वे सारा झूठ बोल रहे थे। लेकिन क्यों? उनका झूठ बोलने का ऐसा क्या मकसद था? मैं बाबा जी पर हरगिज भी शक नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ आज तक किसी किस्म की गलत बात या गलत हरकत नहीं रखी थी, बल्कि उन्होंने मुझे उस वक्त सहारा दिया था जब मेरी सगी माँ ने मुझे बेसहारा और सड़क पर छोड़ दिया था। घर में आई लड़कियों का आना और फिर गायब हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी। पहले तो मुझे यही मालूम नहीं था कि वे लड़कियां हैं कौन और यहाँ पर आती हैं तो गायब कहाँ हो जाती हैं। पहले तो मुझे यही मालूम नहीं था कि वह लड़की कौन थी और यहाँ पर आती क्यों थी, लेकिन उनका गायब हो जाना और अचानक से बगैर बताए ये मामूली बात तो नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ तो बाबा जी की कोई परेशानी नहीं थी और मैं सोच सोच कर परेशान होती रहती थी। पहले तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि आखिर ये मुझे ही क्यों यहाँ पर लेकर आए हैं और हमेशा के लिए अपने पास रखने का वादा किया है। लेकिन अब मैं खटक गई थी और मेरे दिल में सवाल पैदा होने लगा था कि इन्हें मेरा पता और मेरे बारे में आखिर किसने बताया होगा। अब जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे मेरे दिल में सवाल बढ़ते जा रहे थे। क्या आखिर बाबा जी का बिजनेस क्या है, वो करते क्या है? क्योंकि मैंने घर में हमेशा दौलत की रेल पेल देखी थी, जबकि उनके घर में कोई ना तो उनका बेटा था और ना ही कोई आदमी। और फिर उनके पास न जाने इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा था। मेरी डिलीवरी में 3 महीने ही बाकी थे। एक दिन मैंने सोचा कि मुझे एक बार फिर से अमन के पास जाकर उससे बात करनी चाहिए। हो सकता है उसका दिल बदल जाए, और अगर वो मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं उसके घर वालों का पूछ कर उसके घर चली जाऊंगी और उसके घर वालों के सामने उसकी हरकत बताऊंगी। लेकिन उसके दफ्तर जाने की नौबत नहीं आई। वो मुझे सड़क पर ही नजर आ गया था, लेकिन उसके साथ जो दूसरा आदमी था और जो उससे बातें कर रहा था, उसे देखकर तो मेरे सर पर कयामत ही टूट पड़ी थी, क्योंकि वो बाबा जी थे जो उसे बीच सड़क पर रोक कर उसके साथ बातचीत कर रहे थे। मैं हैरान रह गई थी कि आखिर इन दोनों का क्या कनेक्शन है। क्या ये मेरे खिलाफ कोई गहरी साजिश है? क्या अमन ने ही मेरे बारे में बताया होगा? ये अमन के क्या लगते हैं? ये सब सवालात मिलकर मुझे पागल कर रहे थे। मुझे अब डर लगने लगा था, तो मैं भागकर घर पर आ गई थी और अपने दिल को बदलने के लिए मैंने टीवी लगा लिया। लेकिन मेरा ध्यान बिल्कुल भी टीवी पर नहीं था कि वहाँ पर क्या हो रहा है। मेरी नज़रें तो टीवी पर थी, लेकिन मेरा ध्यान अचानक एक खबर देखकर मैं चौंक गई। टीवी पर कुछ लड़कियां दिखाई जा रही थी और नीचे एक पट्टी चल रही थी कि लड़कियां काफ़ी टाइम से अपने अपने घर से लापता है। ये सोचा जा रहा है कि इन लड़कियों को किसी ने किडनैप कर लिया है। जो कोई भी इन लड़कियों को देखे तो वह पुलिस में ज़रूर बताइएगा। कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं थी, लेकिन मेरी सोच इस वजह से रुक गई थी क्योंकि उन लड़कियों में से 3 लड़कियों को मैं पहचान गई थी। वह उन्हीं लड़कियों में से एक थी जो हमारे घर पर आती थी। ये सब क्या हो रहा था? टीवी पर उन्हें लापता कहा जा रहा है, जबकि वह खुद अपनी मर्जी से यहाँ पर आती थी। और ये बात भी तो सच थी कि लापता तो यहीं से हुई थी, शायद वह अपने घर पर नहीं पहुँची थी। अब मुझे कुछ समझ में आने लगा था कि शायद उन लड़कियों के लापता होने के पीछे इन बाबा जी का ही हाथ है और मुझे भी वह किसी वजह से यहाँ पर लेकर आए हैं। मैंने उस वक्त फैसला कर लिया था कि मैं अभी यहाँ पर नहीं रहूँगी। मुझे यहाँ से हर सूरत में बाहर जाना है। मैं कहीं पर भी रहूँगी, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। न जाने मेरे साथ क्या हो जाए। मैं घर से बाहर निकलने लगी, अचानक मुझे उन सब लड़कियों का ख्याल आया। जाने क्यों मुझे ये लग रहा था कि उनके लापता होने के पीछे इन्हीं बाबा जी का हाथ है, और मैं अगर चाहती तो मैं ये मालूम कर सकती थी कि सच्चाई क्या है, उनके गायब होने के पीछे क्या राज है। मुझे उन लड़कियों पर बहुत ज़्यादा तरस आया और मैं उन लड़कियों को तलाश करने के खातिर अपनी जान का इरादा बदल लिया। मैंने अपनी एक दोस्त को फ़ोन किया। मेरा प्लान ये था कि वह भी मजबूर लड़की बनकर बाबा जी से मदद मांगेगी और बाबा जी से टकराएगी और बाबा जी भी ज़रूर घर पर लेकर आएंगे। बाकी का सारा राज मुझे अपने दोस्त के ज़रिए पता चल ही जाएगा कि वह कहाँ पर लड़कियों को लेकर जाते हैं और उनके साथ क्या सलूक करते हैं। मेरी दोस्त ने मेरी मदद करने की हामी भर ली थी और अगले दिन हमने प्लान के मुताबिक मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जब बाबा जी इसे अपने साथ लेकर आए। मुझे कहने लगे कि बच्ची भी आज की रात के लिए हमारी मेहमान है। मैं दोस्त को कमरे में ले जाते ही पूछा कि तुम्हारी उनसे क्या बात हुई, तो कहने लगी कि इन बाबा जी ने मुझे कहा
कि ये मुझे छत देंगे और मेरे वारिस बनेंगे। आज की रात के लिए मुझे वहाँ पर लेकर जाएंगे जहाँ पर बाकी सारी लड़कियाँ हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक ठीक हो रहा था। मैंने सोच लिया था कि एक बार जैसे ही सबूत मेरे हाथ लग जाएगा तो मैं पुलिस को भी खबर कर दूंगी। रात को मैं अपने कमरे में ही थी जब मुझे अपनी दोस्त का पैगाम मिला। उसने मुझे मैसेज किया था, तुम्हारे बाबा जी मुझे अपने कमरे के पीछे वाले दरवाजे से लेकर घर के गली में लेकर आ गए हैं और हम पैदल ही कहीं पर जा रहे हैं। तुम पीछे पीछे आ जाओ। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि लड़कियों का अगवा होने पर उनका हाथ था। वो इसी तरीके से मजबूर लड़कियों को मदद का कहकर अपने पीछे लगाकर कैद कर लेते होंगे। लेकिन साथ ही मुझे हैरत इस बात की थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। उन्होंने अभी तक मुझे अपने घर में ही क्यों रखा हुआ था। खैर, मैं उन दोनों के पीछे पीछे चलती हुई आगे बढ़ने लगी तो घर से थोड़ी दूर ही गोदाम, जो देखने में ही लगता था कि जो कई सालों से बंद है, वे दोनों वहां पर चले गए। उनके पीछे पीछे मैं भी गई तो ये गोदाम पर वे मेरे दोस्त को लेकर चले गए जहां पर बहुत सारी लड़कियां घूम फिर रही थी। और हैरत वाली बात यह थी कि वहां पर कई कमरे मौजूद थे और ऐसा माहौल था जैसे कि घर का होता है। ये सब तो मेरे दिमाग में भी नहीं था। मैंने तो तसव्वुर किया था कि कुछ लड़कियां वहां पर इस हालत में मिलेंगी क्योंकि उनके हाथ पांव बंधे होंगे, वे लाचार और मजबूर होगी। लेकिन यहाँ तो कहानी उलट गई थी। मैं खुद पर काबू नहीं रख सकी और जल्दी से उन बाबा जी के सामने आ गई। वो मुझे देखकर घबरा गए। मैंने पूछा कि ये सब क्या है? आपने इन सब लड़कियों को यहाँ पर क्यों रखा हुआ है? क्या आप ज़बरदस्ती लड़कियों को यहाँ पर रखते हैं? तो वो जल्दी से कहने लगे, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यह सब लड़कियाँ अपनी मर्जी से यहाँ पर रहती है। मेरा एक इरादा है जो मजबूर और बेबस लड़कियों की मदद के लिए बनाया गया है। ज़माने भर की ठुकराई हुई लड़कियाँ जो जाने अनजाने में अपने साथ गलत कर लेती हैं और जब उन्हें कोई ठिकाना नहीं मिलता तो मैं उनकी मदद कर देता हूँ। जब तक वो चाहे यहाँ पर रह सकती है। उन्हें छत दिलवाने की खातिर मैं उन्हें एक दिन के लिए अपने घर पर लेकर आता हूँ ताकि उन्हें तसल्ली हो जाए और रात को चुपचाप मैं उन्हें यहाँ पर छोड़ देता हूँ ताकि वे दुनिया की नज़रों से गायब होकर बदनामी के खौफ से आज़ाद हो रहे। ऐसा क्या अपनी ज़िंदगी गुजार सके। ये सब तो ठीक था, लेकिन मुझे ये भी जानना था कि उन्हें मेरे बारे में कैसे पता चला और मैं यहाँ पर क्यों आई। यह सब तो ठीक था, लेकिन मुझे ये भी जानना था कि उन्हें मेरे बारे में कैसे पता चला और मैं यहाँ पर क्यों नहीं आई। तो शर्मिंदा होकर कहने लगे, क्योंकि मैं जान गया कि अमन ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढता हुआ धर्मशाला पहुँच गया और तुम्हें वहाँ से लेकर आ गया। मैंने चौंक कर पूछा कि अमन के साथ ऐसा कौन सा रिश्ता है आपका? तो वह गर्दन झुकाते हुए कहने लगे कि वो नाफरमान मेरी ही औलाद है, मेरा बेटा है और लड़कियों के से बहुत सारी लड़कियां ऐसी होगी जो तुम्हें उसी की डसी हुई मिलेंगी। लेकिन इन सबसे ज़्यादा बुरा तो उसने तुम्हारे साथ किया है। तुम्हारे साथ शादी किए बिना उसने तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। सोचा कि जब तुम्हारा बच्चा हो जाएगा मैं तुम्हें किसी भी तरीके से उससे मजबूर करके तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। मैं सब सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई कि मैंने उनके बारे में कितना गलत सोच लिया था। मैंने उनसे माफ़ी मांगी और हम दोबारा घर पर वापस आ गए थे। मैंने बाबा जी के मशवरे से जब अमन को मीडिया में जाने की धमकी दी तो वह डर गया और मुझसे शादी कर ली। यूँ मेरे बच्चे को उसके बाप का नाम मिल गया और अब उसे कोई भी नाजायज़ नहीं कहेगा। और यही मेरी बहुत बड़ी कामयाबी थी जिसका पूरा पूरा क्रेडिट बाबा जी को जाता था और मैं उनकी शुक्रगुजार रहने वाली थी। धन्यवाद दोस्तों।